स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकपॉट के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों पिछले वीडियो में आप देखे होंगे कि मैं जो है क्लास 10 के लिए सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस जिसको हम लोग एसएसटी भी कहते हैं, उसके लिए दोस्तों आपको पता है एग्जाम पैटर्न 2024 आप सभी का बदल चुका है, ठीक है। पूरी तरह से बदल चुका है। 30 एमसीक्यू प्रश्न के साथ 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, ठीक है। और जो 50 नंबर का सब्जेक्टिव प्रश्न होगा उसमें दोस्तों आपका ध्यान से सुनिएगा 12 नंबर का दोस्तों आपका जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, वेरी शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट नहीं बल्कि वेरी शॉर्ट। 18 नंबर का दोस्तों आपका जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा। 20 नंबर का आपका जो है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताया था, यानी कि 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराया हूं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो है केवल और केवल सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि इन पैटर्नों पर आधारित होगा। और आप यहाँ पर देख रहे हैं जो कि आप 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे तो सेम इसी प्रकार का दोस्तों आपका आगे का पेज होगा, यानी कि फ्रंट का पेज होगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा जैक प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका, और इस पर ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू का भी आपको उत्तर इसी पे देना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पंजीयन संख्या लिखना होगा, यहाँ पर आपको पंजीयन वर्ष लिखना होगा, यहाँ पर आपका रोल कोड लिखना होगा। देख लीजिए 2024 ए लिखा हुआ है, सामाजिक विज्ञान है आपका। इसका जो एग्जाम होगा यह 12 फरवरी 2024 को इसका एग्जाम होगा, जो कि प्रथम पाली में होगा। यहाँ पर रोल कोड भर लीजिएगा, रोल नंबर भर लीजिएगा, ठीक है। आगे दोस्तों लिपि भर लीजिएगा, अगर हिंदी में देंगे तो देवनागरी लिखिएगा, ठीक है। और इंग्लिश में एग्जाम देंगे तो रोमन लिखिएगा। तिथि लिख दीजिएगा 12 फरवरी, ठीक है, 12 फरवरी 2024, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है इंग्लिश वाले बच्चे इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट VVI इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। क्या बोर्ड एग्जाम 2024 में 95% लाना है कि नहीं लाना है, तो वीडियो को देखिए। जो वीडियो अपलोड करेंगे अंत तक देख के जाइए, धमाका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपका जो पहला प्रश्न दोस्तों कहता है, क्या कहता है, हेनरी फोर्ड कौन था, ठीक है। हेनरी फोर्ड दोस्तों कौन था, बहुत ही अच्छी तरह से समझाएंगे, आप वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है। हेनरी फोर्ड जो था दोस्तों ये कारों का एक बहुत बड़ा निर्माता था, ठीक है। कारों का बहुत बड़ा निर्माता था जिसको हम लोग हेनरी फोर्ड कहते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है, औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक मतलब क्या होता है, कल कारखाना, ठीक है, कल कारखाना, ठीक है। औद्योगिक मतलब होता है कल कारखाना, ठीक है। तो कल कारखाना जो औद्योगिक क्रांति है, इससे आप क्या समझते हैं, लिखिएगा। औद्योगिक क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिसने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीकी में आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर देते हैं। और इस क्रांति का श्री गणेश इंग्लैंड से ही हुआ है, यानी कि जो ये क्रांति का शुरुआत है इंग्लैंड से हुआ है। इस क्रांति में जो है कि 18 शताब्दी में, ठीक है, 18वीं शताब्दी में इसका उत्तरार्ध का उत्पादन हुआ था पहला, ठीक है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तन कर दिया। और जो पहला उत्पादक हुआ था वो कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। चलिए 3 नंबर दोस्तों बोलता है क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल किसे कहते हैं। आंसर में लिखेगा ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है क्षेत्रीय दल कहलाते हैं, यानी कि क्षेत्रीय दल कहते हैं। इनकी कार्य करने का दायरा सीमित होता है, ठीक है। जो दल मतलब जो क्षेत्रीय दल किसको कहेंगे, ऐसा राजनीतिक दल जो अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करता है, खुद के लिए नहीं बल्कि जो राजनीतिक में आया है, पॉलिटिक में आया है, वो क्षेत्र के हित के लिए काम करता है, गांव समाज के लिए काम करता है, उसको क्षेत्रीय दल कहते हैं। और इसका कार्य करने का जो दायरा है सीमित होता है, ठीक है, असीमित नहीं बल्कि सीमित कुछ ही मायने में होता है, जिसको क्षेत्रीय दल कहते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों 4 नंबर पूछा है खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो लिखिएगा ऐसी फसल जिसे जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास में काट लेते हैं तो उसे खरीफ फसल कहते हैं।
ऐसी फसल जिसे हम लोग जून जुलाई में बोते, कब सर जी? जून जुलाई लिखा हुआ है। जून जुलाई कब आता है सर जी? गर्मी का महीना में जून जुलाई आता है, शुष्क मौसम में जून जुलाई आता है। तो गर्मी के मौसम में जो जो फसलें बोई जाती है उसी को तो खरीफ फसल कहते हैं। खरीफ मतलब पूरा खरा, ठीक है। चलिए खंखर। 5 नंबर दोस्तों बोला है नेपाल में किस तरह की शासन व्यवस्था है? बहुत ही सिंपल से लिखेगा सर जी, नेपाल में संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। कैसा? संघीय लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? नीचे कमेंट करके बताइए, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है? नीचे एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर से जरूर। 6 नंबर दोस्तों बोलता है विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं, या फिर विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? लिखिएगा, जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश के कंपनियों में निवेश करता है उसी को ही तो विदेशी निवेश कहते हैं। फिर से सिंपल भाषा में समझिएगा, जब कोई बाहरी देश या कंपनी के द्वारा हमारे देश में आता है, इंडिया में आता है जी, इंडिया फिर हमारा ही तो देश हुआ, तो इस कंपनी में अगर निवेश वो करता है, रहता है, उसी को तो विदेशी निवेश कहते हैं। विदेशी से आया हुआ निवेश जो कि भारत में रहा, देश में रहा, विदेशी निवेश कहलाता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों बोलिएगा, मतलब उत्तर क्या लिखिएगा, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए। उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? अब उदारीकरण क्या होता है सर? लिखिएगा, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या फिर उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक को बढ़ावा मिले, इकोनॉमिक को, ठीक है। ऐसा विकास जिसमें इकोनॉमिक को, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले, उदारीकरण कहलाता है। तो लिख लीजिएगा। चलिए 8 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं, कहता 1929 ईस्वी की महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखिएगा, 1929 ईस्वी की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमतें में भारी से भारी गिरावटें हुए। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग कर्ज में डूब गए। फिर से समझिए, समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। रट्टा नहीं मारना, समझ के जाइएगा तो आसानी से लिख सकते हैं। कहिएगा सर जी 1929 में जो महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि इसलिए पड़ा, जो पटसन पैदा कर रहे थे उसमें देखें कि भारी से भारी गिरावटें हुए। किस चीज में? इसका मूल्य में, ठीक है, मूल्य में भारी गिरावट आया, तो इस प्रकार से महामंदी का शिकार हो गया, ठीक है। चलिए 9 नंबर कहता है 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले, ठीक है, श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे। आखिरकार क्यों? उत्तर में लिखा 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम करने वाले श्रमिकों को प्राथमिकता देते थे, ठीक है। प्राथमिकता देते थे, क्यों मत लिखिएगा, देते थे, जिनके कारण निम्नलिखित हैं। मतलब उद्योग से नहीं, मशीन से मत बनाओ, हाथ से बना, और हाथ से जो डिजाइन होता है वो मशीन से डिजाइन नहीं हो सकता है। जैसे कि श्रमिकों की अधिकता, श्रम भी आ जाता है, श्रम की मौसमी मांग भी हो सकता है, मानवीय कौशल से बनने वाले उत्पादक की मांग। मान के चलिए जो मशीन काम नहीं करता वो तो हाथ तो चुटकी बजा के कर देगा, और बड़ा बड़ा काम मशीन आगे रहता है, छोटा काम में हाथ तो एक्सपर्ट ही रहता है। तो जो मानव के हाथ से बना वस्तु उसका मांग भी ज़्यादा होता है। हाथ से बनी वस्तु के प्रति आकर्षण, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन देकर वस्तु को बनाता है जिसका आकर्षण भी होता है। मनुष्य मशीनों की समस्याएं से झेलने से छुटकारा, अब मशीन का समस्या नहीं झेलेंगे, अब हाथ से बनाओ, ठीक है। चलिए इस प्रकार से 5 पॉइंट लिखिएगा। 10 नंबर कहता है पवन ऊर्जा पर टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी मतलब क्या होता है जी? कमेंट होता है, और आप भी कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो बाहरी वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है जिसकी मदद से ऊर्जा उत्पादन होती है। इस प्रकार से आंसर को लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
11 नंबर दोस्तों बढ़ते हैं, कहता है राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य कौन कौन से है। जो क्वेश्चन बताया दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, फिर से बोला वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर करता है राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य मतलब वर्ग इसका क्या है, राजनीतिक दल का, ठीक है। तो राजनीतिक दल का प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। पहला, राजनीतिक दल चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल क्या करता है, चुनाव लड़ता है। राजनीतिक दल अपनी नीति और कार्यक्रम तय करता है जिसके आधार पर वह चुनाव लड़ सके, ठीक है। तीसरा में लिखिएगा सरकार और जनता के बीच में मध्यवर्ती की भूमिका निभाती है। सरकारी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देती है। तो दोस्तों देखिए आज जो है हम लोग छोटा छोटा प्रश्न देखें, ठीक है। 11 को प्रश्न देखे जो कि छोटा छोटा था। 8 आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में था, ठीक है। और यहाँ पर 3 हम लोग जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को कवर किए। और दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग और भी बचा प्रश्न है। अगर दोस्तों आप वीडियो पे मान के चलिए आप सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट करते हैं सर जी और वीडियो लेकर आइए, सभी सब्जेक्ट का लेकर आइए, 2024 में टॉपर बना दीजिए, तो मैं जरूर बना दूंगा। और नीचे कमेंट कीजिएगा कैसे लगा वीडियो, ठीक है। आज की वीडियो को यहीं रखते हैं, सपोर्ट कीजिएगा, लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।